किसान आंदोलन में भी अंबानी अडानी इनका नाम बार बार आता है। जो नारे लगाए जाते हैं मोदी जी के पर्सनल खिलाफ लगाए जाते हैं, तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि ये जो कानून है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए है ये कानून। जो 20 वर्ष तक इस देश में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, बराबर जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके ऊपर इस प्रकार के जो बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई औचित्य है? यदि यही रहा होता तो लगातार 20 वर्षों तक लगातार वो कि स्टेट के 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री इस देश के वो बने रहते। देश की जनता उनको ये अधिकार देती है। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में शायद बचपन में कहीं कभी कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था। मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। कि ऐसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके खिलाफ किसी डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था। और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने, चाहे वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे हमारे देवगौड़ा जी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे, कोई रहा हो, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द मैंने कभी प्रयोग किया हो? किसी को हमने कहा हो कि मर जा मर जा? जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों के लिए, उसके लिए ऐसे नारे लगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपया वो दूर रखें। तो संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, इंस्टीट्यूशंस जब कमजोर होते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। तो आपको लगता है कि विपक्ष से किसी को उठ खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ऐसे नारेबाजी नहीं होनी चाहिए इस आंदोलन में? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं विपक्ष को उपदेश नहीं देना चाहता, और न हमसे वो उपदेश की अपेक्षा भी रखते हैं। वो स्वयं समझदार लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, वो स्वयं फैसला करें उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस की गरिमा बनाकर। कई ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की हैं जिसका मैं खुलासा करूंगा तो लगेगा किस तरीके से हमने उनका सम्मान किया है। कभी कभी पार्टी के हितों के विरुद्ध जाकर भी किया है मैंने। मर्यादाओं को तोड़कर यह राजनीति करने का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इसमें अपने जीवन की सार्थकता मैं नहीं मानता हूं। जब तक राजनीति करूंगा, कोशिश यही करूंगा कि
मर्यादाएं किसी भी सूरत में टूटने न पाए। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पर पीडीपी और एनसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं थी? सारे लोग आज़ाद थे। ऐसा नहीं था कि कोई नज़रबंद था, सबको घूमने टहलने की आज़ादी थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं कश्मीर के इस बार स्थानीय निकायों के अथवा जो ग्राम पंचायतों के, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद हारा है और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जीता है। पीडीपी का कहना है, फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है, और फिर आगे जाके महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में सब चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इदारों को इस्तेमाल कर रही है एज अ पॉलिटिकल टूल, चाहे सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कि विक्टिमाइजेशन हो रही है ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। विक्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है? हम हताश हों, हार रहे हों, डूब रहे हों, तब तो विक्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं लगातार हर राज्यों में हमको विजय प्राप्त होती ही जा रही है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन हो, सभी जगह हम जीत ही रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इन इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके ऊपर जो है हम लोगों ने इन सब सारे जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया है कि वो कह रहे हैं कि आपने फारूक अब्दुल्ला पर किया है, ममता जी कह रही हैं कि वहाँ पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तेलंगाना में नहीं, ऐसा नहीं। तेलंगाना में किसके ऊपर किया? नहीं, सबका कहना है कि इलेक्शंस जब आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है उस राज्य में उन पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालने। सबसे बड़ा इलेक्शन तो लोकसभा हो गया। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? किसके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी? देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को जबरदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया? तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सब आरोप, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो इदारे सारे इंडिपेंडेंट हैं और इन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? कोई सवाल ही नहीं। पर इनका जो राजनीतिक दुरुपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि यही आरोप है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रेशर डालती है इन सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। अब है, हो सकता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हो तो ये सब एजेंसियां तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, तो शायद इसलिए कहते होंगे वो बीजेपी को टारगेट करते होंगे कि और जो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। और जो बीजेपी के दोस्त हैं या फिर जो बीजेपी के खास माने जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उनके खिलाफ कोई ईडी केसेस नहीं होती। ऐसा तो मुझे ध्यान अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाफ जहाँ कानून की कुछ की आवश्यकता पड़ेगी वो कानून अपना काम करेगा, उसमें उससे सरकार को जोड़कर देखना अथवा पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत तो कुछ किया जाता हो। सर, आप यूपी के सांसद हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लड़कियां, जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है, विलिंगली शादी करना चाहती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सबको पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए, पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। और जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो,
कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। पर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लड़की कन्वर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा। आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफुली, जबरन, लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं। जब ऐसे इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूं सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब ऐसे केसेस आते हैं सर, तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्नमेंट का कि एक जबरन हिंदुत्व पॉलिसी जो है, एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक पॉलिसी मैटर है, नहीं समझा जाता है। कहीं नहीं। मैं तो मानता हूँ जो सच्चा हिंदू होगा वह जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। 1916 क्योंकि दुनिया का इकलौता देश यह भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने का काम दुनिया के किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है, दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने हैं सभी भाई भाई हैं जी। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है। सर आप 1969 में आप पॉलिटिक्स में आए, 50 वर्ष पूरे होने। आप एबीवीपी 69 में नहीं, एबीवीपी में जब आए थे तो ये जो एबीवीपी में तो 15 स्टूडेंट लीडर 14-15 साल की उम्र थी, स्टूडेंट लीडर बन के जब आए थे तो करीब 77 में पहली बार जब मेरी उम्र 26 साल की थी तब एमएलए हुआ था। उसके पहले 1.5 साल में जेल में था इमरजेंसी के दौरान। सो ऑलमोस्ट 5 decades, ऑलमोस्ट 50 years आप पॉलिटिक्स में रहे हैं। जब आप 50 ईयर नहीं, लगभग 40 ईयर से थोड़ा ज्यादा। 40 years, तो आप जब पॉलिटिक्स में आए तो जब यूथ लीडर थे बीजेपी में, आरएसएस बैकग्राउंड के साथ, आपके कुछ एम्बिशंस थे, गोल्स थे। उस वक्त का युवा और 2020 का जो युवा है, आप क्या देखते हैं कि राजनीति में क्या फर्क आया है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आया हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है, बल्कि सचमुच गौरव की अनुभूति है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर भेदभाव करना, यह मुझे तो कभी नहीं सिखाया है। और इसीलिए आपने देखा होगा मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और सेंटर में भी 3-4 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। तो कहीं पर हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं रहा है ये कोई ये कह सकता हो कि राजनाथ सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो, कोई भेदभाव किया हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आरएसएस की बात है, मैं आरएसएस के बारे में भी कह सकता हूं, इस आधार पर नहीं सोचता है। कुछ चीजों को लेकर गलतफहमियां जरूर पैदा हो जाती हैं। तो उस वक्त का युवा क्या चाहता था भारत से, और आज के उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारी पार्टी कभी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी या कभी सत्ता में आएगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। हमें देश की सेवा करनी है, बस यही भाव केवल मन के अंदर रहता है। नेशनल स्पिरिट लोगों के अंदर बिल्डअप करने की यही कोशिश हमारे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती थी। लेकिन सत्ता में आना जरूरी होता है। अगर आप नेशनल पॉलिसीज बदलना चाहते हैं, आप देश में कुछ करना चाहते हैं, होता है, तो फिर सत्ता में आना जरूरी होता है। तो ये आपको कब महसूस हुआ
जब आप स्टेट लेवल पॉलिटिशियन थे या फिर स्टूडेंट लीडर थे, कब आपको लगा कि सरकार में रहने पर ये बात सही है, काम करने का अवसर तो मिलता ही है, लेकिन मैं मानता हूं प्रतिपक्ष में रहकर भी जो अहम मुद्दे होते हैं जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए, उन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना यह तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। सदन में भी कर सकता है, सदन के बाहर भी कर सकता है। ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशियंस होते हैं वो एम्बिशन दिखाना उसे एक वल्गैरिटी माना जाता है? मतलब कि कोई ये कहता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मंत्री बनना चाहता हूँ। ऐसे क्यों होता है कि हमारे मुल्क में कभी नहीं कहते हम सेवा करना चाहते हैं, ये जरूर कहते हैं, लेकिन बनना चाहता है सब मंत्री, बनना चाहते हैं सब प्रधानमंत्री। नहीं, ये हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं। देखिए, जहां तक मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये कोई कहे कि हम कुछ बनना ही नहीं चाहते थे, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत ऐसा है, रेयर कोई होगा वितरागी, सारी चीजों से दूर होगा। हम जिंदगी में हम दायित्व को हासिल करना चाहते हैं, तो हम दायित्व को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। जैसे मैं एक घटना की चर्चा यहां करना चाहूंगा। 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। उसमें मास कॉपिंग, सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ, और मोर देन 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट्स आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाजत नागरिकों को नहीं दूंगा। और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था, नॉन बेलेबल बनाया था आपने, सब कुछ कर डाला था। तो उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे, जो परिणाम जो 70-75%। किसी ने सोचा नहीं था कि नॉन बेलेबल हो सकता है। एक अवसर मिला जी। टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स में बहुत सारे परिवर्तन लाने का भी उस समय अवसर मिला था। पर आपको कभी वैदिक मैथमेटिक्स को भी एक नई बहुत हुआ, नहीं करना चाहता मैं ये अब। नहीं। अब जैसे मैं पहले बतला दूं, वैदिक मैथमेटिक्स को मैं करना चाहता था, अब लोग वैदिक मैथमेटिक्स ये हिंदू कल्चर इंपोज करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, इसका कोई पता तो लगाए। और मैंने एक बार वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा था, मुझे आश्चर्य होता है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, अब वैदिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम वो कम्युनल हो गए। और उस समय हमारे मुस्लिम टीचर्स उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, वो कहते थे मंत्री जी अब तक थी कहां, क्यों नहीं पढ़ाया जाता था। तो इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कि कोई दायित्व तो मिलता है तो काम करने का अवसर भी मिलता है। सर, अभी एक किताब निकली थी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के ऊपर, और उसमें कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर वाजपेयी जी चाहते थे कि अब राजनीति छोड़ा जाए, नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ। अडवाणी जी की किताब अगर आप पढ़े तो उनमें भी काफ़ी बारी ये फीलिंग आती है कि आई हैव डन विद दिस, नहीं करना चाहता, और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। आपका कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया जब आपने कहा बस हुआ और नहीं करना चाहता मैं ये काम? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा। जब तक ईश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है तब तक जो भी बन सकेगा, जिस रूप में परमात्मा दायित्व देगा उस दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे। लेकिन दायित्व हासिल करने के लिए कभी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं तोड़ेंगे। आपके पॉलिटिकल करियर में, राजनीतिक करियर में आपको आपके मित्र कौन रहे हैं, आपके आइकॉन्स कौन रहे हैं, आपको जैसे आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। राजनीतिक नेताओं में पूछेंगे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा बहुत ही नज़दीक का वो था, वो हमारे आदर्श हैं। आदरणीय अडवाणी जी भी हमारे लिए आदर्श रहे हैं। यही लोग रहे हैं हमारे काल में जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को तो एक्चुअली मैं देखा नहीं था मैंने, लेकिन उनके विचारों से ही अच्छी तरह मैं परिचित हूँ और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग आगे चल रहे हैं। धन्यवाद सर।